वेलकम दोस्तों। आज हम यूपीएससी करंट अफेयर्स का एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक डिकोड करने वाले हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर हो सकता है। इंडिया को मिल गई है अपनी 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। तो चलिए इसे बिल्कुल स्क्रैच से एग्जाम के हर एक पर्सपेक्टिव से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वो नंबर जो आपके नोट्स में सबसे ऊपर हाइलाइटेड होना चाहिए, 44। जी हाँ, भारत में अब ऑफिशियली 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। प्रीलिम्स में ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग हो या सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये नंबर आपको सीधे 2 मार्क्स दिला सकता है। इसे अभी के अभी अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इस नई साइट की बेसिक डिटेल्स से, फिर आएगा हमारा रैपिड फायर प्रीलिम्स फैक्ट शीट सेक्शन जहां हर डिटेल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मेंस के गियर में शिफ्ट करेंगे और इसकी सिग्निफिकेंस को एनालाइज करेंगे। फिर इस करंट इवेंट को स्टैटिक सिलेबस से कनेक्ट करेंगे, यूनेस्को के फ्रेमवर्क के थ्रू इंडिया के अपडेटेड हेरिटेज स्टैट्स पर नजर डालेंगे और एंड में आगे की क्या चुनौतियां हैं उस पर विचार करेंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड। तो चलिए फॉर्मली इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यह कंफर्म कर दिया है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब कर लिया गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व का पल है। ये मराठा साम्राज्य के अद्भुत मिलिट्री एक्यूमेन और उनकी विरासत को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्निशन देता है। ओके, अब अपना पूरा फोकस यहाँ ले आइए। दिस सेक्शन इज अ हाई यील्ड जोन फॉर प्रीलिम्स। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हर एक डिटेल, हर एक नाम, हर एक नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आपको आगे या पीछे कर सकती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सीरियल नॉमिनेशन। यूपीएससी ऐप सिस्टम का मतलब आसानी से पूछ सकता है। सिंपल सा मतलब है कि ये कोई एक सिंगल साइट नहीं है, बल्कि ये अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद कई कंपोनेंट्स का एक ग्रुप है। सोचो, एक माला है, सारे मोती अलग अलग हैं पर एक ही धागे से जुड़े हैं। यहाँ पर ये सारी जगह ज्योग्राफिकली सेपरेट हैं, लेकिन उन्हें एक कॉमन थीम, एक कॉमन वैल्यू जोड़ती है, जिसे यूनेस्को कहता है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू या OUV। इस केस में ये 12 फोर्ट्स हैं जो भले ही अलग अलग जगह पर हैं, पर उन सब में मराठा मिलिट्री आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी का एक कॉमन DNA है। तो सीरियल नॉमिनेशन में कितने फोर्ट्स हैं? द नंबर टू रिमेंबर इज 12। 12 किले। ये किले 17th से 19th सेंचुरी के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से लेकर पेशवा रूल तक डेवलप किए गए। ये सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर्स नहीं है, नहीं, ये उस दौर की स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मिलिट्री जीनियस और आत्मनिर्भरता के जीते जागते सबूत हैं जो महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अब आते हैं इन 12 किलों के नाम पर। इन्हें मेमोराइज करना जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। पहले 6 हैं राजगढ़ फोर्ट, जो मराठा एम्पायर की पहली कैपिटल थी। फिर रायगढ़ फोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की ग्रैंड कैपिटल, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ। सिंधुदुर्ग फोर्ट, जो मराठा नेवी की शक्ति का एक पावरफुल सिंबल है। सलहेर फोर्ट, जहां मराठाज ने मुगल्स पर एक डिसाइसिव जीत हासिल की थी। शिवनेरी फोर्ट, शिवाजी महाराज का जन्मस्थान। और प्रतापगढ़ फोर्ट, जो अफजल खान पर शिवाजी की जीत का गवाह है। और बाकी के 6 हैं सुवर्णदुर्ग, लोहागढ़, खंडेरी, पन्हाला और विजयदुर्ग फोर्ट। लेकिन इस लिस्ट का सबसे क्रूशल नाम, इसका गूगली आखिरी है, गिंगे फोर्ट। और इसके आगे देखिए क्या लिखा है, तमिलनाडु। दिस माय फ्रेंड्स इज अ क्लासिक यूपीएससी ट्रैप। वो आपसे एक स्टेटमेंट देगा, ऑल द फोर्ट्स इन द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स नॉमिनेशन आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और ये स्टेटमेंट गलत होगा। गिंगे फोर्ट का इस लिस्ट में होना मराठा इन्फ्लुएंस के विस्तार को दर्शाता है, फ्रॉम द सह्याद्रीज ऑल द वे टू द कोरमंडल कोस्ट। इस डिटेल को स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए अब प्रीलिम्स के फैक्चुअल गियर से निकलकर मेंस के एनालिटिकल मोड में आते हैं। ये सेक्शन आपके GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए एक गोल्ड माइन है। सवाल ये है कि आखिर इन किलों में ऐसा क्या खास है कि इन्हें आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का दर्जा मिला। इनकी सिग्निफिकेंस के 3 मुख्य पिलर्स हैं। लेट्स ब्रेक देम डाउन। इस रिकग्निशन का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पिलर है इनकी बेजोड़ आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। लेकिन यहाँ एक न्यूआंस समझना बहुत जरूरी है। जब हम आर्किटेक्चर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मुगल्स के ग्रैंड ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर्स आते हैं, राइट? मराठा आर्किटेक्चर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ का फिलॉसफी था फंक्शन ओवर फॉर्म। हर चीज का एक स्ट्रेटेजिक पर्पस था। इस स्लाइड को देखिए,
इनकी फीचर्स कितनी स्ट्रैटेजिक हैं। पहला, इन किलों को नेचर के साथ बनाया गया, नेचर के खिलाफ नहीं। पहाड़ों की चोटियों, घने जंगलों या समुद्री चट्टान को ही किले का हिस्सा बना लिया गया। मिनिमलिस्ट कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि मराठास का फोकस रिसोर्सेज को लॉन्ग सीजेस के लिए बचाना था, ना कि ग्रैंड पैलेसेस बनाने पर। पूरा डिजाइन उनकी गनीमी कावा या गुरेला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता था, छापामार युद्ध। इसलिए इनमें लेयर्ड डिफेंस सिस्टम्स थे, जैसे बालेकिला और मच्छी, और पानी व अनाज स्टोर करने के लिए ऐसी अद्भुत व्यवस्था थी कि किला महीनों तक आत्मनिर्भर रह सकता था। इनक्रेडिबल। दूसरा पिलर है इनकी कल्चरल आइडेंटिटी। ये किले सिर्फ मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं थे, ये मराठा अस्मिता, उनकी पहचान और उनके स्वाभिमान के जिंदा प्रतीक हैं। इनका सिंबॉलिक महत्व इनके मिलिट्री महत्व से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये किले उस दौर की दो बड़ी शक्तियों, मुगल्स और डेक्कन सल्तनत्स के खिलाफ एक क्षेत्रीय शक्ति के प्रतिरोध का सबसे बड़ा सिंबल हैं। हर किला छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य की विरासत से जुड़ा है। आज भी महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं, बल्कि तीर्थ स्थल हैं। इनसे एक गहरा आध्यात्मिक और क्षेत्रीय गर्व जुड़ा हुआ है। ये एक लिविंग हेरिटेज है, जो आज भी ट्रैकिंग, फोक टेल्स और फेस्टिवल्स के जरिए जिंदा है। और तीसरा पिलर है इनकी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उस समय के हिसाब से इन किलों में जो इंडिजिनस इंजीनियरिंग टेक्निक्स इस्तेमाल हुई वो कमाल की थीं। ये आत्मनिर्भर भारत का एक प्राचीन और शक्तिशाली उदाहरण है। इन किलों को बनाने में अक्सर ड्राई स्टोन मेसनरी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके दीवारें बनाई जाती थीं बिना किसी बाइंडिंग मटेरियल के। पहाड़ों को काटकर ऐसे गुप्त रास्ते और दरवाजे, यानी चोर दरवाजा, बनाए गए जो दुश्मन को चकमा दे सकें। हर किले में रॉक कट सिस्टर्न्स, टैंक्स और लीक्स का एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो साल भर पानी की जरूरत पूरी करता था। और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मार्वल इनकी अडैप्टेबिलिटी थी। इन्हें सहाद्री के पहाड़ों, कोंकण के कोस्टल एरिया और डेक्कन के पठार, तीनों बिल्कुल अलग अलग टेरेन्स की चुनौतियों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। अब इस करंट अफेयर को आपके स्टैटिक्स सिलेबस से जोड़ते हैं। यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आपके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझना जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा करंट को स्टैटिक से लिंक करके ही पूछता है। ये दो डेट्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1972 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। इसका मकसद था दुनिया भर की ऐसी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को बचाना जिनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, यानी उनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। और इसके ठीक 5 साल बाद 1977 में इंडिया ने इस कन्वेंशन को रैटिफाई किया और इस ग्लोबल हेरिटेज प्रोटेक्शन मूवमेंट का एक हिस्सा बन गया। किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए इन 10 क्राइटेरिया में से कम एक को पूरा करना जरूरी है। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। 6 कल्चरल क्राइटेरिया हैं जो इंसान की क्रिएटिविटी, हिस्ट्री और ट्रेडिशन से जुड़े हैं, और 4 नेचुरल क्राइटेरिया हैं जो पृथ्वी की नेचुरल ब्यूटी, जियोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हैं। मराठा फोर्ट्स को ऑब्वियसली कल्चरल क्राइटेरिया के अंडर ही इंस्क्राइब किया गया है। तो मराठा फोर्ट्स ने कौन से स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट किए? द आंसर इज क्राइटेरियन 4 और क्राइटेरियन 6। इन्हें याद रखना जरूरी है। क्राइटेरियन 4 कहता है कि ये किसी आर्किटेक्चरल या टेक्नोलॉजिकल एंसेंबल का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ एंसेंबल वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक पूरा सिस्टम है। इनका मिलिट्री आर्किटेक्चर एक पूरा डिफेंस सिस्टम था। और क्राइटेरियन 6 कहता है कि ये ऐसी इवेंट्स, लिविंग ट्रेडिशंस और बिलीफ्स से सीधे जुड़े हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस हो। यहाँ इवेंट है मराठा साम्राज्य का उदय, और लिविंग ट्रेडिशन है वो गर्व और कहानियां जो आज भी इन किलों से जुड़ी हैं। अब जब 44 साइट्स हो गई हैं तो एक बार इंडिया के अपडेटेड हेरिटेज स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालना तो बनता है, राइट? ये डेटा आप प्रीलिम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और मेंस में अपने एसेज या आंसर्स को वैल्यू एडिशन देने के लिए भी। तो ये है इंडिया का लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड। टोटल 44 साइट्स, इनमें से कल्चरल साइट्स की संख्या अब 35 से बढ़कर 36 हो गई है। नेचुरल साइट्स 7 हैं और मिक्स्ड साइट जो कल्चरल और नेचुरल दोनों क्राइटेरिया पूरी करती है वो एक ही है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क। ये ब्रेकडाउन जरूर याद रखिएगा। इस बार चार्ट से आप इस डेटा को और आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये साफ दिखाता है कि इंडिया की यूनेस्को लिस्ट में कल्चरल साइट्स का दबदबा है, जो भारत की हजारों साल पुरानी रिच और डाइवर्स सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है।
ये एक पावरफुल विजुअल है जो आपको डेटा रिकॉल करने में डेफिनेटली मदद करेगा। तो हमने फैक्ट्स देख लिए, एनालिसिस कर लिया और स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट भी कर लिया। लेकिन एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है कि टॉपिक का अंत आगे की राह, आगे की चुनौतियों पर विचार करने से होता है। रिकग्निशन मिलना पहला कदम है, असली काम तो अब शुरू होगा। और मैं आपको इस मेंस लेवल क्वेश्चन के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। वैश्विक मान्यता मिलने से परे भारत में ऐसी लार्ज स्केल सीरियल हेरिटेज साइट्स के संरक्षण और सस्टेनेबल मैनेजमेंट में क्या मुख्य चुनौतियां हैं, सोचिए इस पर। इन 12 फोर्ट्स के लिए जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हत्ता की अलग अलग स्टेट्स में हैं, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाना कितना कॉम्प्लेक्स होगा। फंडिंग, एक्सपर्टीज, कोऑर्डिनेशन, ये सब चैलेंजेस हैं। लोकल कम्युनिटीज को इसमें स्टेक होल्डर कैसे बनाएं, टूरिज्म को सस्टेनेबल कैसे रखें कि इन किलों की कैरिंग कैपेसिटी ब्रीच ना हो, ये हैं असली मेंस के क्वेश्चंस। इन डायमेंशंस पर सोचना शुरू कीजिए। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जो लिखा तो गया था करीब 2000 साल पहले, पर उसकी बातें, उसकी सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुक्कुरल की, जिसे भारत का एक महान मॉरल क्लासिक माना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक एंशिएंट तमिल टेक्स्ट को भारत की नेशनल बुक बनाने की मांग इतनी जोरों से उठने लगी है। देखिए, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कल्चरल, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है, जिसे समझना हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। इसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का हालिया बयान। लेकिन जब भी ऐसी कोई मांग उठती है तो वो टॉपिक नेशनल इंपॉर्टेंस का बन जाता है। और अगर हम यूपीएससी के लेंस से देखें तो ये आर्ट एंड कल्चर यानी जीएस पेपर 1, गवर्नेंस मतलब जीएस पेपर 2 और एथिक्स जीएस पेपर 4, इन सब के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए इस पूरी डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले खुद तिरुकुरल को ही समझते हैं। आखिर ये ग्रंथ है क्या, इसे लिखा किसने और इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना महान बनाती है। लेट्स डाइव इन। ओके, सो प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स तो एकदम नोट कर लीजिए। इसके ऑथर हैं थिरुवल्लुवर, जो एक महान तमिल पोएट फिलोसोफर थे। इंटरेस्टिंगली, ट्रेडिशन ये मानती है कि वो पेशे से एक बुनकर, अ वीवर थे। और ये बात कितनी खूबसूरत है क्योंकि ये दिखाती है कि उनकी फिलॉसफी जन्म यानी जन्मा पर नहीं बल्कि कर्म यानी कर्मा पर जोर देती है। इसका टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी बीसीई से 5th सेंचुरी सीई के बीच का माना जाता है, जो इसे पोस्ट संगम पीरियड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाता है। और इसकी लैंग्वेज है क्लासिकल तमिल, जो भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। तिरुकुरल में टोटल 1330 कुरल हैं। अब आप पूछेंगे कि कुरल क्या होता है। कुरल का मतलब है 2 पंक्तियों के दोहे या कपलेट्स। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन 2 लाइन्स में नॉलेज का, विजडम का पूरा सागर भरा हुआ है। सोचिए, जस्ट 2 लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस कुरल है पिरपुक्कुम इल्ला उयरकुम, जिसका सीधा सा मतलब है जन्म से सभी इंसान बराबर हैं। जस्ट इमेजिन, ये एक अकेली लाइन सोशल इक्वालिटी का कितना पावरफुल मैसेज देती है। और हाँ, मेंस के आंसर्स में ऐसे कुरल कोट करना, इट कैन टेक योर आंसर टू अ होल न्यू लेवल। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तिरुकुरल को बहुत ही लॉजिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये इंडियन फिलॉसफी के पुरुषार्थ कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है, यानी धर्म, अर्थ और काम। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूआंस है। इसमें चौथे पुरुषार्थ, मोक्ष का जिक्र नहीं है। स्कॉलर्स का मानना है कि थिरुवल्लुवर की फिलॉसफी ये थी कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में धर्म, अर्थ और काम को सही तरीके से फॉलो करता है तो मोक्ष तो उसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके लिए अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ये टेबल ये तिरुकुरल की सोल को दिखाता है। पहला पार्ट है अरम, जिसका मतलब है एथिक्स या राइचसनेस, जो डायरेक्टली आपके जीएस पेपर 4 से लिंक होता है। इसमें ट्रूथ, नॉन वायलेंस जैसे मॉरल प्रिंसिपल्स पर 380 कुरल हैं। दूसरा और सबसे बड़ा पार्ट है पुरल, मतलब गवर्नेंस, वेल्थ और सोसाइटी। इसमें 700 कुरल हैं। ये सेक्शन शासन कला, इकोनॉमिक्स, सोशल ऑर्डर, इन सब पर गाइडेंस देता है। बेसिकली ये जीएस पेपर 2 के लिए एक ट्रेजर ट्रोव है, एक खजाना है। और तीसरा पार्ट है इनबम, जो लव और फैमिली लाइफ पर फोकस करता है। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, पर ये दिखाता है कि ये ग्रंथ ह्यूमन लाइफ को कितने होलिस्टिक तरीके से देखता है। ये मानता है कि एक हैप्पी फैमिली लाइफ ही एक स्टेबल सोसाइटी की फाउंडेशन है। तो स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन तिरुकुरल की असली स्ट्रेंथ, इसकी रियल पावर, इसकी रेलेवेंस, वो है इसकी यूनिवर्सल फिलॉसफी में। तिरुकुरल की सबसे बड़ी, सबसे यूनिक क्वालिटी है इसका सेक्युलर और यूनिवर्सल होना। इस पूरे ग्रंथ में यू वॉन्ट फाइंड एनी मेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन और अ डेटी और एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्शिप।
नो, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी और मॉरल वैल्यूज की बात करता है। और यही वो खूबी है जो इसे किसी भी धर्म या कम्युनिटी की बाउंड्रीज से ऊपर ले जाती है और पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल बनाती है। इसका जो आरंभ सेक्शन है वो सत्य, न्याय, करुणा, अहिंसा इन जैसे इटर्नल वैल्यूज पर जोर देता है। और यही वही फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो आपको जीएस पेपर 4 की केस स्टडीज सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। थिरुवल्वर का नॉन वायलेंस पर जो जोर है वो महात्मा गांधी की फिलॉसफी के बहुत करीब हैं, जो खुद इस ग्रंथ से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। अब आते हैं पोरुल सेक्शन पर। इसमें गवर्नेंस पर जो इंसाइट्स दिए गए हैं वो आज भी रेलेवेंट है। अच्छा, चलिए इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कंपेयर करते हैं, जो यूपीएससी मेंस का एक फेवरेट टॉपिक है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस सामने आता है। जहाँ अर्थशास्त्र स्टेट की पावर को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही प्रैग्मैटिक, एक यथार्थवादी अप्रोच अपनाता है, वहीं तिरुकुरल गवर्नेंस के एथिकल फाउंडेशन यानी नैतिक आधार पर जोर देता है। ये कौटिल्य की दंडनीति के बजाय धर्म पर बेस्ड गवर्नेंस की बात करता है। सो यू कैन से इट्स अ मॉरल काउंटरपार्ट टू द अर्थशास्त्र। ये ग्रंथ सोशल हार्मनी पर कितना जोर देता है ये इसकी इक्वालिटी और एजुकेशन फॉर ऑल की टीचिंग से एकदम क्लियर हो जाता है। थिरुवल्लुवर ने जन्म के आधार पर होने वाले हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को सिरे से रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इंसान की महानता का आधार उसका ज्ञान और उसका कैरेक्टर है, न कि उसका जन्म। सोचिए, ये विचार आज भी इंडियन सोसाइटी के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक्स के लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। तिरुकुरल का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, इसकी लेगेसी पूरी तरह से ग्लोबल है। पूरी दुनिया के थिंकर्स ने इसकी तारीफ की है। आपको पता है, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका की जेल में थे तब उन्होंने तिरुकुरल को पढ़ा था एंड ही वॉज डीपली मूव्ड बाय इट्स मॉरल प्रिंसिपल्स। सिर्फ गांधी जी ही नहीं, महान रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने भी इसकी यूनिवर्सल अपील की बहुत प्रेज की थी। अब जाहिर सी बात है, जब गांधी और टॉल्स्टॉय जैसे ग्लोबल थिंकर्स किसी ग्रंथ की तारीफ करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस अपने आप ही साबित हो जाता है। और इसका इन्फ्लुएंस कितना वाइड स्प्रेड है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तिरुकुरल को दुनिया की 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इसमें लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन सब मेजर लैंग्वेजेस शामिल हैं। ये अपने आप में एक प्रूफ है कि इसकी टीचिंग्स किसी एक कल्चर या लैंग्वेज के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हैं। तो तिरुकुरल की इस डेप्थ और इम्पोर्टेंस को समझने के बाद चलिए अब वापस अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं और इसे नेशनल बुक बनाने के आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करते हैं। देखिए, तिरुकुरल को नेशनल बुक का स्टेटस देना एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट होगा। ये एक ऐसे ग्रंथ को ऑनर करना होगा जो टाइम एंड स्पेस से परे है। ये इसकी नॉन रिलीजियस और पैन ह्यूमन अपील को रिकॉग्नाइज करना होगा। ये एक ऐसी फिलॉसफी को सेलिब्रेट करना होगा जो किसी भी रीजनल आइडेंटिटी से ऊपर उठकर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करती है। और ये वही वैल्यूज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जो यूपीएससी मेंस के ऐसे या इंटरव्यू का एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में क्या तिरुकुरल जैसा एक सेक्युलर और यूनिवर्सल ग्रंथ हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का सबसे पावरफुल सिंबल बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, बिकॉज दिस इजंट जस्ट एन एग्जाम क्वेश्चन। ये भारत की आत्मा को, द वेरी सोल ऑफ इंडिया को समझने की एक की है। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करते हैं जो ना सिर्फ इंडियन हिस्ट्री और फिलॉसफी की नींव है, बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम बात कर रहे हैं धर्म चक्र प्रवर्तना दिवस की। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भगवान बुद्धा ने एनलाइटनमेंट के बाद अपना पहला उपदेश दिया और एक नए दौर की शुरुआत की। तो सबसे पहले इस टर्म को ही अनपैक करते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तना। इसका मतलब क्या है? देखिए, धर्म का मतलब है कॉस्मिक लॉ, वो नियम जो इस यूनिवर्स को आधार देता है। चक्र यानी पहिया, अ व्हील, जो हमेशा गति, चेंज और कॉन्टिन्यूटी का सिंबल रहा है। और प्रवर्तना का मतलब है टू सेट इन मोशन। तो इसका पूरा मतलब हुआ धर्म के पहिए को गति में लाना। ये उस रेवोल्यूशनरी मोमेंट को सिग्निफाई करता है जब बुद्ध का ज्ञान पहली बार दुनिया के कल्याण के लिए फ्लो हुआ। और हम इसकी बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन यानी IBC ने सारनाथ के मूलागंदा कुटी विहारा में इस दिन को सेलिब्रेट किया। याद रखिएगा, IBC एक ग्लोबल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करती है। इस तरह के इवेंट्स इंडिया की सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो सीधा सीधा आपके GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, तो सेक्शन 1, द फर्स्ट सर्मन।
आइए अब उस ओरिजिनल इवेंट को अच्छे से समझते हैं जिसके कारण ये दिन इतना अहम है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? व्हाट वाज द व्हाट ऑफ द डे? इंटरेस्टिंगली इस स्कीम के 2 नाम हैं। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, धर्मचक्र प्रवर्तना दिवस, जो इसके फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस को बताता है, और दूसरा इसका ट्रेडिशनल नाम है असाध पूर्णिमा। ये हिंदू कैलेंडर के असाध महीने के फुल मून का दिन है। अब पूर्णिमा का दिन भारतीय ट्रेडिशंस में स्पिरिचुअल रूप से बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि बुद्धा के जीवन की सभी बड़ी घटनाएं, उनका जन्म, एनलाइटमेंट और महापरिनिर्वाण पूर्णिमा के दिन ही हुई, जो इस डेट की सिग्निफिकेंस को और भी बढ़ा देता है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बोध गया में एनलाइटनमेंट या संबोधि पाने के ठीक कुछ समय बाद ही बुद्धा सारनाथ के लिए निकल पड़े। ये उनकी पर्सनल लिबरेशन से पब्लिक टीचिंग की तरफ एक अहम शिफ्ट था। उनका सारनाथ जाकर तुरंत उपदेश देना इस बात का प्रतीक है कि उनका ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि बाहुजन हिताय बाहुजन सुखाय, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित और सुख के लिए था। सेक्शन 2, सारनाथ, द सेक्रेड साइट। देखिए, किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट में व्हाट के साथ साथ वेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में सारनाथ का स्थान अत्यंत पवित्र है। लेट्स एक्सप्लोर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस लोकेशन, जो आपके आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धा ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया। इस जगह के एंशिएंट नेम्स भी याद रखेगा, मृगदवा या इसीपाताना। यहीं पर उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों कौंदन्ना, भद्या, वप्पा, महानामा और अस्साजी को अपना पहला उपदेश दिया, और ये 5 लोग ही उनके पहले शिष्य बने जिनके साथ संघा की स्थापना हुई। इसलिए सारनाथ बुद्धिस्ट त्रिरत्ना यानी 3 जूल्स, बुद्धा, धम्मा और संघा में से संघा की इस्टेब्लिशमेंट साइट भी है। अब आते हैं मुलागंधा कुटी विहारा पर, जहां रीसेंट सेलिब्रेशन हुई। इससे जुड़े फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है, सो लिसन केयरफुली। ये एक मॉडर्न बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिसे 1931 में महाबोधि सोसाइटी ने बनवाया था। इस सोसाइटी के फाउंडर और मॉडर्न बुद्धिस्ट रिवाइवलिस्ट अनागारिका धर्मपाला थे। इसकी दीवारों पर एक जापानीज आर्टिस्ट कोसु नोसु के बनाए गए म्यूरल्स हैं जो बुद्धा की लाइफ को दिखाते हैं। ये इंडिया जापान कल्चरल टाइज का एक शानदार एग्जाम्पल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिल्कुल पास ही एम्परर अशोका का बनवाया हुआ एंशिएंट पिलर है, जिसका लाइन कैपिटल आज हमारा नेशनल एम्ब्लम है। ये इस जगह के मौर्यन एरा से चले आ रहे इंपॉर्टेंस को प्रूव करता है। सेक्शन 3, द व्हील ऑफ धर्मा। हमने अब तक व्हाट और वेयर को कवर कर लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, व्हाई। इस पूरे घटना का फिलोसॉफिकल सिंबलिज्म क्या है? इस धर्म के पहिए को घुमाने का असली मतलब क्या है? जरा सोचिए, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा क्या सिर्फ एक स्पीच देना था? बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक ऐसी आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी जिसने दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया। इसका कोर आइडिया ये है कि ये उस मोमेंट को मार्क करता है जब बुद्धा का पर्सनल एनलाइटनमेंट पहली बार धम्मा, एक यूनिवर्सल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल टीचिंग के रूप में सामने आया। यहीं से एक इंसान की मुक्ति का रास्ता एक वर्ड फिलॉसफी में कन्वर्ट हो गया। तो उस पहले उपदेश का कंटेंट क्या था? बुद्धा ने 2 कोर प्रिंसिपल्स दिए जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का फाउंडेशन है। 4 नोबल ट्रूथ्स यानी चत्वारी आर्य सत्यानी, और 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगा मार्गा। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। पहला नोबल ट्रूथ है दुखा, यानी इस दुनिया में सफरिंग है। सेकंड, दुखा समुदाया, यानी हर सफरिंग का एक कारण है, और वो कारण है तृष्णा, यानी क्रेविंग, अटैचमेंट और डिजायर। थर्ड, दुखा निरोधा, यानी गुड न्यूज ये है कि इस सफरिंग का अंत, इसका सेसेशन पॉसिबल है। तृष्णा को खत्म करके निर्वाणा अचीव किया जा सकता है। और फोर्थ नोबल ट्रूथ है दुखा निरोधा गमिनी प्रतिपादा, यानी इस सफरिंग को खत्म करने का एक रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? वही है अष्टांगा मार्गा या 8 फोल्ड पाथ। इसमें 8 स्टेप्स हैं: राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। यही बुद्धा की टीचिंग का सार है। सेक्शन 4, इंडियाज कल्चरल लेगेसी, द टेक अवे। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए इसके मेन टेकअवेज क्या हैं, खासकर जब आप मेंस के लिए एनालिटिकल आंसर्स फ्रेम कर रहे हों? द बिगेस्ट टेकअवे ये है कि ये दिन सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट को याद करना नहीं है,
ये इस बात को रीअफर्म करता है कि इंडिया का रोल हमेशा से दुनिया के लिए एक स्पिरिचुअल और कल्चरल बीकन, एक मार्गदर्शक का रहा है। बुद्धिज्म का पीसफुल स्प्रेड पूरी दुनिया में इंडिया की सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये कोट इस पूरी बात को परफेक्टली समराइज करता है। जब हम कहते हैं रीअफर्म्स इंडियाज रोल एज अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बीकन, तो इसका मतलब है कि धम्मा का मैसेज आज भी ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज और इंटॉलरेंस के बीच पीस और कोऑपरेशन का रास्ता दिखा सकता है। ये भारत की विश्व गुरु की कॉन्सेप्ट को भी रियलिटी में बदलता है। और आखिर में मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, जिसे आप अपने मेंस के आंसर्स में, स्पेशली जीएस पेपर 2 IR और जीएस पेपर 4 एथिक्स में यूज कर सकते हैं। धम्मा की एंशिएंट विजडम, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग आज के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल रिलेशंस और हमारी पर्सनल एथिकल डिलेमास को कैसे गाइड कर सकती है, इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक ऐसी टॉपिक में डीप डाइव करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हिस्ट्री के लिए बल्कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइका रिबेलियन ऑफ 1817 की। अब इस सवाल को देखिए, ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा यूपीएससी GS1 मेंस 2023 में पूछा गया था। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस सवाल का जवाब देना नहीं है, हम पाइका रिबेलियन को एक डिटेल्ड केस स्टडी की तरह यूज करेंगे, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे आप ट्राइबल रेजिस्टेंस से जुड़ा कोई भी सवाल कोई भी सवाल कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएं। तो ये रहा आज का हमारा प्लान। हम पहले समझेंगे कि ट्राइबल रेजिस्टेंस का टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर सीधा पाइका रिबेलियन के कॉन्टेक्स्ट में उतरेंगे, उसके कोर्स ऑफ इवेंट्स को ट्रेस करेंगे, उसकी लेगेसी को एनालाइज करेंगे और जो कंटेम्पररी डिबेट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में एक सॉलिड मेंस आंसर फ्रेमवर्क भी तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस के उस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था? कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल्स को कैसे अफेक्ट किया? इस कॉलोनियल ऑपरेशन को समझने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल, एकदम टू द पॉइंट एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं जो इसके हर डायमेंशन को, हर पहलू को आपके सामने खोल कर रख देगा। ओके, सो किसी भी विद्रोह को, किसी भी रिबेलियन को अगर A to Z समझना है ना, तो सबसे पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है। आखिर ब्रिटिश के आने से ठीक पहले ओडिशा के खुर्दा में चल क्या रहा था, वहां का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ब्रिटिश ने आकर क्या तोड़ा, तब तक हम ये कैसे समझेंगे कि लोगों ने इतना जबरदस्त रिएक्ट क्यों किया। तो खुर्दा की सोसाइटी के बिल्कुल सेंटर में था द पाइक सिस्टम। अब ये पाइक कौन थे? ये एक मिलिट्री पेजेंट क्लास थे, मतलब ये किसान भी थे और जरूरत पड़ने पर योद्धा भी। किंग की तरफ से इन्हें मिलिट्री सर्विस के बदले में रेंट फ्री लैंड मिलती थी। पर यह सिर्फ एक मिलिट्री सेटअप नहीं था। सोच लीजिए, ये वहां के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, वहां के समाज की बैकबोन था। पाइक होना सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये उनकी आइडेंटिटी थी, उनका स्टेटस था, उनका सम्मान था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये आपको पूरी कहानी बता देगी। 1803 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुर्दा को हरा दिया। उसके फौरन बाद उन्होंने उस पाइक सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया। सोच के देखिए, जिस सिस्टम पर पूरा समाज टिका था उसको ही खत्म कर दिया। फिर उन पाइकास की जो पुश्तैनी हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड्स थीं उनको छीन लिया। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर से न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के जरिए भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए। और मजेदार बात यह है कि उन्हें टैक्स सिल्वर कॉइन्स में पे करने को कहा गया, जबकि उस वक्त तक वहां काउरी करेंसी चलती थी। मतलब हर तरफ से अटैक। ये सारे ग्रीवेंसेस, ये सारी शिकायतें एक एक करके इकट्ठी हो रही थीं। बस एक विस्फोट होना बाकी था जो 1817 में हुआ। तो अगर हम इन कॉजेस को पॉइंट्स में तोड़ें और ये आपके मेंस आंसर का कोर बनेगा, तो देखिए, पहला पॉलिटिकल कॉज, पाइक सिस्टम का खत्म होना और उनके सोशल स्टेटस का खत्म होना। दूसरा इकोनॉमिक कॉज, जमीनों का छीन जाना और न्यू ऑपरेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज। और तीसरा इन सब का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसकी वजह से सिर्फ पाइकाज ही नहीं बल्कि आम किसान, जमींदार सभी में वाइड स्प्रेड हार्डशिप फैल गई। ये एक परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर थी। तो जब इतनी सारी शिकायतें इकट्ठी हो जाती हैं, तब बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। चलिए अब देखते हैं कि ये विद्रोह की आग आखिर भड़की कैसे और इसके कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या थे। यहां हम डिटेल्स पर ध्यान देंगे, क्योंकि यही डिटेल्स इस रेबेलियन के स्केल और उसके कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। ओके, अब इस स्लाइड पर आते हैं। और हाँ, इस स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्योर गोल्ड है। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लीडर कौन थे? बख्शी जगाबंधु विद्याधर। मेन फोर्स खुर्दा के पाइकास। रिबेलियन कहां कहां फैला? कटक, खुर्दा, पिपली, पुरी, कनिका,
और साल 1817। ये नाम, जगह, साल ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो ये पूरा विद्रोह शुरू हुआ जब घुमुसर के कंदास ने खुर्दा में एंटर किया और पाइकास के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक ऐलान कर दिया। बख्शी जगबंधु के लीडरशिप में इन विद्रोहियों ने सीधा ब्रिटिश सिंबल्स ऑफ पावर पर अटैक किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिए, सरकारी ट्रेजरी लूट ली, उन्होंने पुरी पर कब्जा कर लिया और खुर्दा के जो राजा थे मुकुंदा देवा सेकंड, उन्हें अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं था, ये ब्रिटिश पावर को उखाड़ फेंकने की एक ऑर्गेनाइज कोशिश थी। ऑफ कोर्स ब्रिटिश ने इसका जवाब मार्शल लॉ से दिया और अपनी पूरी मिलिट्री ताकत से इसे कुचल दिया। बड़ा अपराइजिंग तो खत्म हो गया, लेकिन बख्शी जगबंधु सालों तक जंगल में गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे। इसी को हम कहते हैं लिंगरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बैटलफील्ड पर तो रिबेलियन को दबा दिया गया, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट और इसकी लेगेसी भी वहीं खत्म हो गए? नो वे, बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारे मेन आंसर का सबसे एनालिटिकल, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। वो पार्ट जो आपके आंसर को बाकियों से अलग करेगा। ये कोट ये रेबेलियन की आत्मा को, उसकी सोल को कैप्चर करता है। आज पाइका रेबेलियन सिर्फ एक हिस्टोरिकल एपिसोड नहीं है, ये ओडिशा की रीजनल असर्शन ऑफ आइडेंटिटी का, मतलब अपनी क्षेत्रीय पहचान को असर्ट करने का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है। और इसकी नेशनल रिकग्निशन को लेकर एक जोरदार बहस आज भी जारी है। 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी ये विद्रोह ब्रिटिश रूल के खिलाफ अर्ली एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस का एक जिंदा और पावरफुल सिंबल है। और देखिए, जब कोई चीज़ इतना पावरफुल सिंबल बन जाती है तो उस पर कंटेम्प्रेरी डिबेट होना बिल्कुल नेचुरल है, खासकर जब बात आती है हिस्ट्री की और इस सवाल की कि हमारी टेक्स्ट बुक्स उस हिस्ट्री को कैसे प्रेजेंट करती हैं। और ये डिबेट हाल ही में न्यूज़ में भी थी, जब क्लास 8th की एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से पाइका रिबेलियन का जिक्र हटाया गया तो इस बात ने एक नेशनल डिबेट शुरू कर दी। ये टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी इस टॉपिक को आपके एग्जाम के लिए और भी रेलेवेंट बना देती है, क्योंकि ये सीधे करंट अफेयर्स से जुड़ जाता है और दिखाता है कि हिस्ट्री आज भी कितनी जिंदा है। तो यहाँ पर दो अलग अलग नैरेटिव्स, दो अलग अलग कहानियां आमने सामने आती हैं। एक तरफ है ऑफिशियल नैरेटिव, जो इसे अक्सर एक लोकल प्री 1857 ट्राइबल अपराइजिंग मानता है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल असर्शन है, जो ये क्लेम करता है कि ये इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, 1857 से भी 40 साल पहले। एक यूपीएससी एस्पायरेंट के तौर पर आपको इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को समझना और क्रिटिकली एनालाइज करना आना चाहिए। और ये पूरी कंट्रोवर्सी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस कॉन्सेप्ट की याद दिलाती है, द पावर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। टेक्स्ट बुक सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती हैं, वो एक नेशन की कलेक्टिव मेमोरी को शेप करती हैं। मतलब क्या याद रखा जाएगा और क्या भुला दिया जाएगा, ये हमेशा से हिस्ट्री लिखने की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा रहा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने सारे नुआंसेस, इतने सारे एनालिटिकल पॉइंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे डालें ताकि आपको मेंस में मैक्सिमम मार्क्स मिलें, राइट? यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशल पॉइंट है। चलिए अब एक मॉडल आंसर फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है। अपने GS1 आंसर को इसी तरह से स्ट्रक्चर कीजिए। इंट्रोडक्शन में कॉलोनियल रूल का डिसरप्टिव इम्पैक्ट जनरल टर्म्स में बताइए। बॉडी में पाइका रिबेलियन को एक परफेक्ट केस स्टडी के तौर पर यूज कीजिए, जिसमें आप उसका कॉन्टेक्स्ट, कॉजेज और रिस्पॉन्स डिटेल में लिखेंगे। और कंक्लूजन में आप सिर्फ समरी नहीं देंगे, आप इसकी लेगेसी, रीजनल आइडेंटिटी और जो नेशनल नैरेटिव की डिबेट है उस पर डिस्कस करके अपने आंसर को एक फैंटास्टिक एनालिटिकल एज देंगे। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। पाइका रिबेलियन की ये कहानी 1857 से पहले ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो रेजिस्टेंस हुआ, उसके बारे में हमारी समझ को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बदलती है, इस पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि ऐसी ही क्रिटिकल थिंकिंग आपको एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनने में मदद करेगी। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। पढ़ते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। आपने हिस्ट्री की किताबों में अक्सर बड़े बड़े एम्पायर्स और ज़मीनी लड़ाइयों के बारे में पढ़ा होगा, है ना? लेकिन इंडिया की असली ताकत, उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, उसका राज तो समुद्र तट पर लिखा हुआ है। आज हम इंडिया की एंशिएंट पोर्ट सिटीज यानी प्राचीन बंदरगाहों की कहानी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आप मान लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चंस हों या फिर मेंस के जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर और जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट, इसकी रेलेवेंस आपको हर जगह दिखेगी। हम अक्सर सिल्क रूट्स जैसे लैंड रूट्स के बारे में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमिक और कल्चरल पावर का एक बहुत बड़ा सोर्स समुद्र ही था।
ये मैप देखिए, ये साफ दिखाता है कि इंडिया कोई आइसोलेटेड लैंड मास नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक वाइब्रेंट, एक बस्लिंग मैरिटाइम हब था। इन्हीं कोस्टल आर्टरीज के जरिए न सिर्फ मसाले और टेक्सटाइल्स बल्कि बुद्धिज्म जैसे आइडियाज, आर्ट फॉर्म्स और कल्चर पूरी दुनिया में फैल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम इस विशाल मैरिटाइम नेटवर्क को समझेंगे, फिर वेस्ट से ईस्ट कोस्ट तक एक एक करके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को विजिट करेंगे, बिल्कुल एक टूर की तरह। उसके बाद हम मछलीपट्टनम की एक बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी देखेंगे, कैसे ये अपनी ग्लोरी से डिक्लाइन तक पहुंचा और अब इसका रीबर्थ हो रहा है। और आखिर में इन सब चीज़ों को आज के इंडिया के स्ट्रेटेजिक विजन से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, ये पोर्ट सिर्फ जहाज़ों के रुकने की जगह नहीं थे। ये तो ऐसी आर्टरीज थे, ऐसी नसें थी जहाँ से कॉमर्स, कल्चर और इन्फ्लुएंस का खून बहता था। सदियों तक इन्होंने भारत की इकॉनमी को जिंदा रखा और उसे पूरी दुनिया से जोड़कर रखा। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशल सेक्शन पर, खास करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक सिस्टमैटिक टूल करने वाले हैं की पोर्ट्स का। यूपीएससी प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें पोर्ट और स्टेट या पोर्ट और उसकी स्पेशलिटी मैच करनी होती है। वो क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट बन सकते हैं, तो हर एक लोकेशन पर पूरा ध्यान दीजिएगा। हमारी यात्रा शुरू होती है वेस्ट कोस्ट से और सबसे पहला स्टॉप है हमारा गुजरात। देखिए, अपने लंबी कोस्ट लाइन की वजह से गुजरात हमेशा से ही मैरिटाइम ट्रेड का एक पावर हाउस रहा है। हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से लेकर आज तक। गुजरात में 3 पोर्ट्स खास तौर पर स्टैंड आउट करते हैं। पहला, भृगुकच्छा, जिसे ग्रीक्स बैरिकाजा के नाम से जानते थे। ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित था और वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर रोम के साथ ट्रेड का एक वाइटल हब था। दूसरा, लोथल। भाई, ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ दुनिया का पहला टाइडल डॉकयार्ड मिला है, जो साबित करता है कि उनका मैरिटाइम सिस्टम कितना डिसिप्लिन था। यहाँ से बीड्स, जेमस्टोन्स और आइवरी का एक्सपोर्ट किया जाता था। और तीसरा है भगतराव, जो किम नदी के मुहाने पर था और आईवीसी के लेट फेज में काफी एक्टिव था। चलिए थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में सुपारा, जिसका जिक्र अशोकन एडिक्ट्स में भी मिलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंशिएंट पोर्ट था। और फिर आता है केरला का लेजेंडरी पोर्ट म्यूजरिस। संगम लिटरेचर में इसका जिक्र बार बार किया गया है। यहाँ से ब्लैक गोल्ड यानी काली मिर्च रोम जाती थी और बदले में रोमन गोल्ड कॉइन्स इंडिया आते थे। आप कह सकते हैं इट वॉज द हार्ट ऑफ द ग्लोबल स्पाइस ट्रेड। चलिए अब वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की तरफ चलते हैं और हमारा पहला स्टॉप है तमिलनाडु। यहाँ चोला, पांड्या और चेरा जैसे पावरफुल एम्पायर्स ने समुद्र व्यापार को यानी मैरिटाइम ट्रेड को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचाया। तमिलनाडु का कोस्ट तो पोर्ट से भरा पड़ा था। मामल्लपुरम, जो पल्लवा डायनेस्टी के टाइम एक मेजर पोर्ट था, उसके रॉक कट मॉन्यूमेंट्स आज भी उसकी प्रॉस्पेरिटी की गवाही देते हैं। फिर है आरिकमेदु या पोडुका। यहाँ एक्सकवेशंस में रोमन एम्फोराइट जार्स और एरेटीन वेयर मिले हैं। ये इंडिया रोम ट्रेड का सबसे सॉलिड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। पुहार या कावेरीपट्टनम, ये चोला डायनेस्टी की कैपिटल और एक बस्लिंग पोर्ट सिटी थी, जिसका जिक्र आपको सिलपतिकारम जैसे संगम एपिक्स में मिलेगा। और आखिर में कोरकाई, पांड्या किंगडम का पोर्ट, जो अपने मोतियों यानी पर्ल फिशरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। अब हम अपर ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ये हमारी केस स्टडी है, तो इस पर हम डिटेल में बाद में आएंगे। ओडिशा में है खलकतपट्टना, एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट था। और आखिर में वेस्ट बंगाल का ताम्रलिप्ति। मौर्यन और गुप्ता एम्पायर्स के टाइम ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट था। फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाइन ने यहाँ से ही अपनी समुद्र यात्रा की थी। इसे साउथ ईस्ट एशिया या सुवर्ण भूमि का गेटवे माना जाता था। तो अब हम अपने ब्रॉड टूर से एक स्पेसिफिक केस स्टडी पर फोकस करेंगे, मछलीपट्टनम। देखिए, अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो ऐसी केस स्टडी आपके आर्ग्यूमेंट को बहुत स्ट्रांग बना देती है। ये कंटिन्यूटी एंड चेंज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी कहानी में इसका गौरव भी है, इसका पतन भी है और अब इसका पुनर्जन्म भी, सब कुछ शामिल है। सबसे पहले चलिए कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे इतिहास में मसूलीपट्टनम और मसूलिया जैसे नामों से भी जाना जाता था। इसकी लोकेशन कृष्णा नदी के डेल्टा पर इसे एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती थी। ये टाइमलाइन है पोर्ट की पूरी कहानी बताती है। सातवाहना और विजयनगर एम्पायर्स के दौरान ये एक फ्लरिशिंग सी पोर्ट था। फिर आई 17th सेंचुरी, जब यूरोपियन पावर्स डच, ब्रिटिश और फ्रेंच यहाँ आए तो इस स्ट्रेटेजिक पोर्ट पर कब्जा करने के लिए उनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया।
इसकी शोहरत की वजह, यहाँ का वर्ल्ड फेमस मसलिन टेक्सटाइल और वो इंट्रिकेट कलमकारी आर्ट। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते रिवर सेडिमेंटेशन यानी नदी में गाद जमा होने से इसकी नेचुरल हार्बर कैपेसिटी कम हो गई और बस इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम सीधे प्रेजेंट डे में आते हैं। भारत सरकार ने अपने सागरमाला प्रोग्राम के तहत इस हिस्टोरिक गेटवे को रिवाइव करने का एक मेजर प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये एक तरह से इतिहास को वर्तमान से जोड़ने की एक बेहतरीन कोशिश है। सो इस रिवाइवल प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, जरा सोचिए। फेज 1 में ही इसकी प्लान कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है लगभग 35 मिलियन टन्स पर एनम यानी MTPA। बस इस एक नंबर से ही आप इस प्रोजेक्ट के एम्बिशन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट्स की फीचर्स। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड। फंडिंग की बात करें तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर आधारित है, जिसमें सागरमाला प्रोग्राम से भी असिस्टेंस मिल रही है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कनेक्टिविटी। इस पोर्ट को रेल, रोड और इनलैंड वाटरवेज तीनों से जोड़ा जा रहा है, जिसे हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कहते हैं। यहाँ से मरीन एक्सपोर्ट्स, चावल, ग्रेनाइट, फर्टिलाइजर्स जैसे सामान का ट्रांसपोर्ट होगा। और इसका सीधा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? लोकल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट को और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिर्फ एक पोर्ट का डेवलपमेंट नहीं है, इसका महत्व नेशनल लेवल पर है। आइए अब समझें कि ये एक प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए इतना स्ट्रेटेजिक क्यों है। व्हाई डज दिस मैटर सो मच? देखिए, इस रिवाइवल के नेशनल बेनिफिट्स कई हैं। पहला, ये विशाखापट्टनम पोर्ट पर लोड कम करेगा, उसे डीकंजेस्ट करेगा। दूसरा, ये इंडिया के ब्लू इकोनॉमी के गोल्स को आगे बढ़ाएगा, जिसका मतलब है समुद्र के रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ करना। तीसरा, ये कोस्टल शिपिंग को मजबूत करेगा, जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट से सस्ता और एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। चौथा, ये मेक इन इंडिया और सागरमाला के पोर्ट लेड डेवलपमेंट के विजन को साकार करेगा। और आखिर में ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। तो हम इस एक्सप्लेनर के अंत में इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, क्या अपने प्राचीन बंदरगाहों को पुनर्जीवित करके भारत अपने आर्थिक भविष्य के लिए एक नया रास्ता बना रहा है? ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपने इतिहास से सीखकर एक नए आर्थिक युग की नींव रखने जैसा है। इस पर जरूर सोचिए। अगले एक्सप्लेनर तक नमस्कार फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर में डीप डाइव करने वाले हैं जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के आम नैरेटिव को सीधा सीधा चैलेंज करता है। जरा सोच के देखिए, 18वीं सेंचुरी में इंडिया में एक ऐसी किंगडम थी जिसने ना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया, बल्कि उन्हें अपनी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और ब्रिलियंट डिप्लोमेसी से आखिरी सांस तक टक्कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं किंगडम ऑफ मैसूर की और उसके दो सबसे पावरफुल रूलर्स हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो चलिए इस सुपर क्रूशियल टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर 18वीं सेंचुरी के ये दो रूलर्स आज 21st सेंचुरी में भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं? क्यों इन पर इतना डिबेट होता है? इसका एक कनेक्शन तो हाल ही में हुई NCERT टेक्स्ट बुक्स कंट्रोवर्सी से है फॉर श्योर। लेकिन एक UPSC एस्पिरेंट के लिए ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये एक मौका है ये समझने का कि हैदर अली और टिपू सुल्तान जैसे फिगर्स ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट और इंडियन रेजिस्टेंस की पूरी कहानी के लिए इतने सेंट्रल क्यों हैं। सच कहूं तो इनकी स्टोरी को समझे बना कॉलोनियल रूल की कॉम्प्लेक्सिटीज पर आपका मेंस आंसर अधूरा रह जाएगा। अच्छा, इस पूरे टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम उस पॉलिटिकल बैकड्रॉप को समझेंगे जिसमें मैसूर का उदय हुआ। फिर हम हैदर अली के फाउंडेशनल रोल को देखेंगे। इसके बाद टिपू सुल्तान के इंटेंसिफाइड स्ट्रगल को एनालाइज करेंगे। सेक्शन 4, ध्यान रखिएगा, आपके मेंस के लिए सबसे क्रिटिकल है, मैसूर्स इनोवेशंस, जहां हम उनकी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी पर फोकस करेंगे। और आखिर में हम उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। रेडी? लेट्स बिगिन। ओके, सेक्शन 1, अ किंगडम फोर्ज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। अपने दिमाग में 18वीं सेंचुरी के इंडिया की एक पिक्चर बनाइए। माइटी मुगल एम्पायर अब टूट रहा था और उसके टूटने से एक जबरदस्त पावर वैक्यूम बन गया था। अब इस खाली जगह को भरने के लिए मराठास, हैदराबाद के निज़ाम और बाकी रीजनल पावर्स आपस में ही लड़ रही थीं। इसी पॉलिटिकल केओस के बीच साउथ इंडिया में मैसूर एक फॉर्मिडेबल पावर के रूप में उभर रहा था। और ठीक उसी वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन में लगी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, एक टक्कर होना, अ कोलिजन कोर्स वाज एब्सोल्युटली इनएविटेबल। अब यहां इस कंसेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों सिर्फ एक ट्रेडिंग फर्म नहीं थी,
ये एक बहुत ही यूनिक हाइब्रिड एंटिटी थी। सोच के देखिए, एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिसके पास अपनी खुद की प्रोफेशनल आर्मी थी। ये अपने ट्रेड से हुए मुनाफे से जंग लड़ती थी और जंग से जीते गए इलाकों से और ज्यादा मुनाफा कमाती थी। ये एक विशियस साइकिल था। यही वो एक्सपेंशनिस्ट कॉलोनियल फोर्स थी जिसका सामना हैदर अली और टीपू सुल्तान को करना था। इस कॉन्टेक्स्ट को समझना इस टॉपिक पर किसी भी हाई स्कोरिंग मेंस आंसर की फाउंडेशन है, इसको याद रखिएगा। और ये हमें लाता है मैसूर रेजिस्टेंस के आर्किटेक्ट पर, हैदर अली। वो कोई जन्म से राजा नहीं थे। उन्होंने अपना करियर एक मामूली सोल्जर के रूप में शुरू किया और अपनी शेयर मिलिट्री जीनियस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के दम पर वो रैंक्स में ऊपर उठते गए और आखिरकार मैसूर के डी फैक्टो रूलर बन गए। अब ये डी फैक्टो रूलर क्या होता है? इसका मतलब है वो शख्स जिसके हाथ में असली पावर थी, भले ही कागज पर या नाम के लिए थ्रोन पर वोडियार डायनेस्टी का राजा बैठा हो। उन्होंने ही मैसूर को एक ऐसी मॉडर्न मिलिट्री पावर हाउस में बदल दिया जिसने ब्रिटिश को पहली बार ये झटका दिया कि उनका सामना किसी कमजोर रीजनल पावर से नहीं, एक मॉडर्न प्रोफेशनल आर्मी से है। देखिए, हैदर अली का असली जीनियस उनकी फोरसाइट में था, उनकी दूरदृष्टि में। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ब्रिटिश की यूरोपियन आर्मी को ट्रेडिशनल इंडियन टैक्टिक्स से नहीं हराया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक ब्रिलियंट मूव चलाया। उन्होंने ब्रिटेन के सबसे बड़े दुश्मन यानी फ्रांस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ्रेंच एडवाइजर्स की मदद से उन्होंने अपनी इन्फेंट्री और आर्टिलरी को बिल्कुल यूरोपियन लाइंस पर ट्रेन किया। यह सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं था दोस्तों, यह स्ट्रैटेजी थी, दुश्मन को उसी के हथियार से, उसी के गेम में हराने की। यह उनके स्ट्रेटेजिक विजन का सबसे बड़ा सबूत है। हैदर की लीडरशिप में 2 बड़ी एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़ी गईं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में तो हैदर अली ने ब्रिटिश को एक ऐसी जबरदस्त हार दी कि उन्हें मद्रास के दरवाजों तक खदेड़कर एक, कह सकते हैं, ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ मद्रास, साइन करने पर मजबूर कर दिया। सोच सकते हैं इसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एक लंबा और ग्रूलिंग कॉन्फ्लिक्ट था जो एक स्टेलमेट पर खत्म हुआ, लेकिन 1782 में इस जंग के बीच ही हैदर अली की डेथ हो गई। और यहां मैसूर स्टेट की असली स्ट्रेंथ दिखती है कि पावर का ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ था। कमांड फौरन उनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथों में आ गई। और यहां से मैसूर का यह स्ट्रगल अपने सबसे फेमस और सबसे इंटेंस फेज में एंटर करता है। टीपू सुल्तान ने सिर्फ अपने पिता की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया, ही एस्केलेटेड इट। उन्होंने इस लड़ाई को एक ऐसी अग्रेसिविटी और अनयील्डिंग कमिटमेंट से लड़ा कि उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर का खिताब मिला। उनके लिए यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये एक एग्जिस्टेंशियल बैटल थी जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, ब्रिटिश को हिंदुस्तान से पूरी तरह बाहर निकालना। ये कंपैरिजन आपके प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस डिस्टिंक्शन को ध्यान से देखिएगा। हैदर अली एक डी फैक्टो रूलर थे, यानी वोडियार थ्रोन के पीछे की असली पावर। उन्होंने रेजिस्टेंस की नींव रखी, द फाउंडेशन। दूसरी तरफ टीपू ने सुल्तान के तौर पर, यानी एक डी जुरे रूलर के रूप में हुकूमत की। उन्होंने इस फाउंडेशन पर टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी की एक पूरी इमारत खड़ी की, खासकर अपनी फेमस रॉकेट्स के साथ। तो यहां आपको एक सिनर्जी दिखेगी। अगर एक फाउंडर थे तो दूसरे उस एंटी कॉलोनियल फाइट के अल्टीमेट सिंबल बन गए। ये टाइमलाइन प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी क्रोनोलॉजी पर पूरा फोकस रखें। फर्स्ट वॉर में मैसूर जीता। सेकेंड वॉर, जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ खत्म हुई, वो एक स्टेलमेट थी। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये टीपू के लिए एक डेवस्टेटिंग ब्लो था। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना के तहत उन्हें अपना आधा किंगडम, एक भारी वॉर इंडिग्निटी और सबसे ह्यूमिलिएटिंग, अपने 2 बेटों को ब्रिटिश के पास हॉस्टेज के रूप में छोड़ना पड़ा। इसी हार ने आखिरी जंग यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 के लिए स्टेज सेट किया, जिसमें अपनी कैपिटल श्रीरंगपटना को डिफेंड करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए और इसके साथ ही मैसूर का रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया। तो देखिए, टाइमलाइन हमें बताती है कि क्या हुआ, लेकिन एक मेंस एनालिसिस के लिए आपको यह आंसर करना होगा कि कैसे हुआ। सोचिए, आखिर कैसे एक इंडियन किंगडम उस दौर की राइजिंग ग्लोबल सुपर पावर ब्रिटेन को 3 डेकेड से ज्यादा तक रोक के रख सकी? इसका जवाब दोस्तों मैसूर के इनोवेशंस में है, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमैटिक। मैसूर के मिलिट्री स्ट्रेंथ के केंद्र में एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी जिसने ब्रिटिश को हिलाकर रख दिया, उनकी एडवांस्ड रॉकेट आर्टिलरी। ये कोई दिवाली के मामूली पटाखे नहीं थे, दे वर अ टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन, एक ऐसी चीज जिसने 18वीं सेंचुरी की जंग का चेहरा बदल दिया। और इनकी असली पावर इनके डिजाइन में छिपी थी। तो इन रॉकेट्स को क्या चीज इतना खास बनाती थी? सिंपल सा जवाब, मैसूर दुनिया की पहली आर्मी थी जिसने वॉर में आयरन केस्ड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। अब देखिए, बैम्बू या पेपर के बजाय लोहे की केसिंग का मतलब था कि रॉकेट के अंदर कहीं ज्यादा गन पाउडर भरा जा सकता था।
इससे क्या हुआ? इससे उसकी रेंज लगभग 2 किलोमीटर तक और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर दोनों कई गुना बढ़ गई। ये रॉकेट्स जब ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच गिरती थी तो अफरा तफरी मच जाती थी। और सबसे कमाल की बात, ये टेक्नोलॉजी इतनी इफेक्टिव थी कि ब्रिटिश इसे इंग्लैंड ले गए, इसको स्टडी किया, रिवर्स इंजीनियर किया और कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए, जिनका इस्तेमाल उन्होंने बाद में नेपोलियन के खिलाफ किया। ये प्री कलोडियल इंडियन इनोवेशन का एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसने ग्लोबल मिलिट्री हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन मैसूर की स्ट्रैटेजी सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हैदर और टीपू दोनों ही बहुत होशियार डिप्लोमैट थे। उन्होंने एक इंटरनेशनल एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने फ्रांस से मिलिट्री सपोर्ट मांगा, जो ब्रिटेन का ट्रेडिशनल यूरोपियन राइवल था। टीपू ने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर जैकोबिन क्लब की मेंबरशिप भी ली थी। इसके अलावा उन्होंने टर्की के ऑटोमन सुल्तान से पैन इस्लामिक सॉलिडेरिटी के नाम पर अपील की और अफगानिस्तान के रूलर जमान शाह से कांटेक्ट किया ताकि ब्रिटिश पर एक 2 फ्रंट वॉर का प्रेशर बनाया जा सके। ये सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं था, ये 18th सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स थी। ये सब हमें लाता है हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द एंड्योरिंग लेगेसी। उनकी जंग, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी डिप्लोमेसी को समझने के बाद अब हम अपने पहले सवाल को आंसर कर सकते हैं। आखिर हैदर अली और टीपू सुल्तान आज भी इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं? Why do they still matter? ये 4 पॉइंट्स आपके किसी भी मेंस आंसर के लिए की टेकअवेज हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए। पहला, उनका रेजिस्टेंस ब्रिटिश के सामने सबसे शुरुआती और सबसे ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री चैलेंजेस में से एक था। दूसरा, उन्होंने साबित किया कि इंडियन स्टेट्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी में न सिर्फ यूरोपियंस की बराबरी कर सकती हैं बल्कि उनसे आगे भी निकल सकती हैं। तीसरा, वो इंडियन सॉवरेनिटी के पावरफुल सिंबल्स बन गए, एक ऐसी इंडियन पावर जिसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। और आखिर में उनकी कहानी ये समझने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया की आज़ादी की लड़ाई 1857 में अचानक शुरू नहीं हुई, उसकी जड़ें बहुत पहले से जम रही थी। आखिर में उनकी पूरी लेगेसी इस एक विचार में समा जाती है, दे आर अ सिंबल ऑफ सॉवरेंटी, नेशनलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल वैलर। उनकी लड़ाई सिर्फ एक सल्तनत बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक आज़ाद और सेल्फ रिस्पेक्टिंग हिंदुस्तान के विचार के लिए थी। और इस एक्सप्लेनर को मैं आपके लिए इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। इस जबरदस्त रेजिस्टेंस को याद रखना ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है। ये उस आम नैरेटिव को चैलेंज करता है कि ब्रिटिश की जीत बहुत आसान या इनएविटेबल थी। बिल्कुल नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, जो 1857 से बहुत पहले मैसूर के मैदानों तक जाती हैं। इस पर जरूर सोचिए। कीप रीडिंग। जय हिंद। कीप रीडिंग। जय हिंद।